नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर सियासतगन। तेजस्वी ने पूछा, पिताजान कहने वाले कितने लोगों को मिला रोजगार? धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बिहार बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं ओवैसी। देश में अभी तक लागू नहीं हुआ कानून। गुमला में करम मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों पर हो रही कार्रवाई। डीवीसी का बकाया राशि काट सकती है केंद्र सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी। और लातेहार में सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रही वसूली। लाभुकों से की जा रही पीएम आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग। उप प्रमुख ने उपायुक्त से की कार्रवाई की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने स्कूल खोले जाने के फैसले का स्वागत किया है। दरअसल सरकार ने कक्षा 6 के ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। और बता दें कि पासवा लगातार झारखंड सरकार से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं इस सिलसिले में पासवा अध्यक्ष आलोक दुबे ने एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और हेमंत सोरेन से मिलकर कम से कम कक्षा 6 से ऊपर स्कूल खोलने का अनुरोध किया था। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी, जिसके चलते आज सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जिसका बीजेपी की तरफ से स्वागत भी किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा झारखंड प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को धन्यवाद देती है, आभार प्रकट करती है जो उन्होंने क्लास 6 से ऊपर के लिए स्कूल खोलने का आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान हम मिले थे, पासवा का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, और हमने अनुरोध किया था, ज्ञापन दिया था कि 17 महीने से बंद पड़े स्कूलों को खोलना चाहिए। क्लास 6 ही सही, लेकिन धीरे धीरे स्कूल खुलने अब शुरू हुए। एक निश्चित गाइडलाइन का पालन सभी निजी विद्यालयों को करना होगा और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके आलोक में बच्चे अब क्लास जा सकेंगे। पिछले 17 महीने से सभी स्कूल बंद पड़े हुए थे। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां नीति आयोग की आज अहम बैठक होनी है। ये बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक के लिए नीति आयोग के 6 सदस्यों की टीम रांची पहुंची है। वहीं केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी इस बैठक में। और जीएसटी बकाया सहित कई मुद्दे पर अपनी बात रखने की सरकार के अधिकारी को कोशिश करेगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीति आयोग की अहम बैठक आज होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से आज नीति आयोग की अहम बैठक होनी है, इसमें कई विवादित मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और आखिर किस तरह के वो कौन कौन से विवादित मुद्दे होंगे जिसको सुलझाने की कोशिश आज की जा सकती है? अस्मिता, आज के बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो अपनी मांग है, राज्य सरकार ने नीति आयोग को इससे अवगत करा दिया था कि हमारे इन मुद्दों को सुलझाया जाए। उसमें जो अहम मुद्दा है जीएसटी बकाया का मुद्दा है, और एक डीवीसी का मामला यहाँ लंबे वक्त से चलता आ रहा है कि डीवीसी का जो बिजली बिल बकाया है उसमें राज्य सरकार का जो अपना हक है वो कटौती नहीं कर रहा है। राज्य सरकार डीवीसी पूरा बिल दिए जा रहा है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार का उसमें दावा है कि जो हमारा इसमें शेयर है वो काट करके हमको बिल चार्ज करना चाहिए और जो हमारे बकाए हैं उनको देना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज की बैठक को अहम माना जा रहा है। और करीब देर शाम नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम रांची पहुंच चुकी है और आज ये बैठक बस शुरू ही होने वाली है। इस बैठक जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। और इस बैठक में मजबूती से जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो नीति आयोग के जो सदस्य आए उनको अपना
पक्ष रखेंगे, उनके समर्थन में पक्ष रखेंगे कि वो जा करके फिर केंद्र सरकार को इन बातों से अवगत कराएंगे कि हाँ, जो राज्य सरकार की मांगे हैं वो क्या क्या है और उसके प्रति वो अपना क्या विधि सम्मत पक्ष रखे हैं। तो जो मुद्दे हैं अस्मिता, उसमें बीबीसी एक मामला है, फिर जो राज्य सरकार है उसका कहना है कि जो विकास की योजनाएं आती हैं, जो डेवलपमेंट के लिए राशि आती है केंद्र से, उसको बिना राज्य सरकार को बताए आरबीआई से डिडक्ट कर दिया जाता है। ये गलत है, ये राज्य सरकार को सूचित करके करना होगा। साथ ही सीसीएल से जो खनन होते हैं, जो माइनिंग होते हैं, उसकी रॉयल्टी भी केंद्र सरकार को काफी दिनों से बाकी है और ये जो रॉयल्टी है जो राज्य सरकार ने दावा किया है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाए होने का राज्य सरकार ने दावा किया है। तो काफी बड़ी रकम है अस्मिता, और राज्य सरकार का कहना है कि जब ये रकम केंद्र सरकार दे देती है तो एक सक्षम राज्य में शामिल हो सकता है झारखंड, और उसके बकाया केंद्र सरकार बकाया नहीं देती है, इसलिए इनको बार बार मांगा जा रहा है। साथ ही जो जीएसटी का बकाया है, क्योंकि जीएसटी और एसएसटी और सीएसटी ये दो तरह के लगते हैं अस्मिता, और इसको केंद्र सरकार के खाते में जाती है ये राशि, तो वो डिडक्ट करके राज्य सरकार को भेजती है केंद्र सरकार, लेकिन वो किस्तों में थोड़ी थोड़ी करके मिल रहे हैं पैसे, उस पर भी राज्य सरकार ने आपत्ति जताया कि वो हमारा हक है, उसको वापस देना। जी दीपक जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे बैठक के बाद किस तरह के मुद्दों पर किस तरह की चर्चा की गई है। तो आज नीति आयोग की आज जो अहम बैठक होनी है और इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा करेगी और कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो मुद्दा सुलझाया जाए जिसमें जीएसटी की बकाया राशि सहित तमाम तरह के मुद्दे शामिल हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। उनके बयान को बेहुदा बताते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा कि योगी जी बताएं कि पिता जान कहने वाले कितने लोगों को रोजगार और शिक्षा दी गई। तेजस्वी ने कहा कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले यह राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि तब अब्बाजान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। अब्बा जान कहें या कोई जान कहें, लेकिन भाजपा को योगी जी को ये बताना चाहिए जो पिता जान कहने वाले लोग हैं उन लोगों को कितने रोजगार उपलब्ध कराएं, कितने लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो ये तो केवल और केवल धर्म और जात की राजनीति भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं। अब तो चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है काम तो कुछ किया नहीं। इनका महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई भी मसला जो है देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं होगा। जितना आपका इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, सबको जो है बर्बाद किया जा रहा है, इस पे ना चर्चा करके अपराध जो है इतना बढ़ गया यूपी में, जातिवादी इतना फैले हुआ है वहां, इस पे कोई चर्चा ना करके लोग जो है धर्म की बात जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बेहुदा बयान जो है उन्होंने।
और इसी बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और राजरप्पा के मुरबादा लारी के पास बस और वैगनार में टक्कर हुई है। टक्कर होने से वैगनार में आग लगी है, वहीं कार सवार लोग जिंदा जले हैं। मौके पर अग्निमिशन दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पाया है। रामगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर भीषण सड़क हादसे की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजरप्पा के मुरबंदा लारी के पास बस और वैगनार में टक्कर हुई है। भीषण टक्कर के बाद वैगनार में आग लगी, जिसके बाद कार सवार लोग जिंदा जले हैं। मौके पर अग्निमिशन दस्ता पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन ये भीषण सड़क हादसा रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर हुआ, जिससे राजरप्पा के मुरबदा लारी के पास बस और वैगनार के बीच टक्कर हुई और टक्कर होने से वैगनार में आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोग जिंदा जल गए। मौके पर अग्निमिशन दस्ता पहुंचकर आग पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें राजरप्पा के मुरबदा लारी के पास बस और वैगनार में टक्कर हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एलजेपी सांसद प्रिंस राज मामले में एफआईआर पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर में मेरा नाम आया है, जहां कहा गया है कि मेरी जानकारी में था। उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सलाह दी कि यह आपराधिक मामला है, इसलिए पुलिस में जाना चाहिए। बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को समझ की कमी है, ये सिर्फ कांग्रेस आरजेडी की तर्ज पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एनआरसी के नाम पर राजनीति करने से मुसलमानों की भावना को आसानी से भड़काया जा सकता है। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीजा के रह नहीं सकता है। इसके अलावा बाहर से आए लोग अवैध निवासी ही माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ऐसे निवासियों की सूची बनानी चाहिए जो इस देश में बिना वीजा, पासपोर्ट, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण, आश्रय या फिर शरणार्थी का दर्जा दिए रह रहे हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है और जिस बात पर असदुद्दीन ओवैसी बेकार का बयान देकर मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, वो एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया है। ये बात किसी से ही नहीं छुपी है कि बिहार की सीमांचल इलाके किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिलों में सहित कई अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में अवैध निवासी प्रवास कर रहे हैं। ऐसे निवासियों की सूची सरकार को बनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी का नाम लेकर बयानबाजी ना करें, क्योंकि ये कानून फिलहाल देश में लागू नहीं है। ओवैसी की राजनीतिक दुकान मुसलमानों को भड़काकर चलती है और जिस तरीके से बिहार के सीमांचल इलाकों में वे धार्मिक तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं, वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में एनआरसी लागू है ही नहीं और किसी भी सरकार को यह मालूम करने का अधिकार है कि उस देश में कितने भी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के कितने अवैध अप्रवासी लोग दूसरे देशों से आकर निकटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं। और वैसे भी सीमांचल का इलाका
बांग्लादेश और कई देशों की सीमाओं को छूता है। बिहार सरकार या पुलिस या जिला प्रशासन ने अगर पता लगाने की कोशिश की है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं ओवैसी साहब से कि पाकिस्तान में, चीन में, या जो उनके खिदमतगार देश हैं या जिनको वो अपना देश समझते हैं, उन देशों में भी क्या बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के अवैध अप्रवासी के तौर पर रहने का अधिकार है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी अवैध नागरिक कोई रह नहीं सकते हैं किसी दूसरे देश के अंदर। और फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे। लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां रांची के वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर हमले के बाद पत्रकार संघ ने भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक लचर व्यवस्था के खिलाफ रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह के साथ रांची के सभी पत्रकारों ने प्रेस क्लब में धरना दिया। पूरे मामले पर अध्यक्ष, अन्य पत्रकार और पुलिस से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। नाथ के ऊपर हमला के मामले में जो रांची प्रेस क्लब है वो लगातार विरोध दर्ज कर रही है, लेकिन विरोध दर्ज करने के बाद भी जो है तकरीबन 72 घंटे बीत गए हैं और अभी तक जो है कोई भी नतीजा नहीं निकल के सामने आया है। और अब जो शुरुआती दौर में है, जो आज से रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने धरने पे बैठने का काम किया है। इसके साथ जो प्रेस क्लब के तमाम अधिकारी हैं या सदस्य हैं, सभी धरने पे बैठे हुए हैं। एक तरह से कहें कि विरोध है, पत्रकारों के ऊपर जो लगातार हमला हो रहा है उसको लेकर विरोध है, आक्रोश भी है। और इस विरोध का, इस आंदोलन का राजनीतिक पार्टी से लेके सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम सीधे बात करेंगे अध्यक्ष राजेश सिंह जी से कि क्या आखिर अब तक जो पुलिसिया की तरफ से कार्रवाई हुई है, पुलिस की तरफ से, क्या संतुष्टिजनक है और होना क्या चाहिए? देखिए, संतुष्टि तो तब होगी कि जब वो गिरफ्तार होगा। जो घटना घट गई वो तो घट गई और शुरू से बोल रहे हैं और शुरू से हमारा एक ही स्टैंड है कि उसकी गिरफ्तारी, ये धरना भी उसी वजह से हुआ है, उसकी गिरफ्तारी तक ये धरना जारी रहेगा। तो जब तक गिरफ्तार नहीं होता है कोई संतुष्टि की बात नहीं है। जहां तक बात है कि पुलिसिया कार्रवाई की, तो 3 दिन तो बीत गया, जो कि हम लोगों ने, मैं पहले भी स्टेटमेंट दिया कि बहुत निराशा हुई थी। लेकिन आज जो है थोड़ी पुलिस हरकत में आई है। हम लोग के धरना प्रदर्शन करने के बाद उसका ये प्रभाव पड़ा कि पुलिस कुछ हरकत में आई है। SIT का गठन आज हुआ, उस पर से 8 टीमें गठित की गई और 2 टीम जो है वो राज्य से बाहर भी जा करके तलाश करेगी वो जो अपराधी है। तो ये तमाम चीजें, और पंकज कंपोज जी को भी जो है उनको भी जिम्मेवारी, रांची DIG, हाँ DIG साहब को भी दिया गया है जिम्मेवारी। तो ये तमाम चीजें जो है डेवलपमेंट, ये अभी आज हुआ। तो ये पुलिस थोड़ी हरकत में आई, जो कि एकदम सोई हुई थी, सुबह तक सोई हुई थी, अभी थोड़ा सा हरकत में आया है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोगों का तो डिमांड है कि जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना देंगे। और जो ये पुलिसिया कार्रवाई है, जो कार्यशैली है, उसके खिलाफ हम लोग। एक आज ये पत्रकार बैजनाथ महतो का मामला है, लेकिन लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक कानून बनने की जरूरत है, सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र के स्तर से? बिल्कुल, इससे पहले भी हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते आए हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए और हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग जान जोखिम में रह करके काम करते हैं। कुछ सच्चाई, जो खबरें ऐसी छप जाती है जो दूसरे को नागवार गुजरता है, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं और बहुत तरह की घटनाओं को अंजाम मिलता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में ऐसा चलता है। पत्रकारों पर हमले होते आए हैं,
तो ये तो एक सुरक्षा की बात तो है ही, निश्चित तौर पर पत्रकार सुरक्षा कानून एक होना चाहिए और खास करके जो पत्रकारों के मामले पर इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग फील्ड में घूमते हैं, सारा बात है, जो भी सरकार यहाँ बनती है, सत्ता में लोग आते हैं, पत्रकारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी कोई इस पर कोई ठोस जो है सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए। बिल्कुल, पत्रकारों से हर तरीके के काम ले लिए जाते हैं और पत्रकारों के हित की बात सब करते हैं, लेकिन अभी तक जो है पत्रकारों के हित के काम नहीं हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जुझारू युवा नेता है मानस जी। जिस तरीके से जो जी राजेश, जिस तरीके से जो हमला हुआ है, जो मामले सामने हैं, उस तरीके क्या लगता है कि जो पुलिसिया तंत्र जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं जायज है? देखिए, निश्चित रूप से अगर 2-3 दिन से किसी व्यक्ति को धमकी मिल रही है, उसके बाद उस घटना को अंजाम देने में सफल होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता है। और चूंकि वो कांग्रेस, बैजू जी कांग्रेस बीटी देखते थे, हम लोग मीडिया टीम में हैं, तो रोज साथ में बैठना, उठना बैठना, चाय पीना, खाना खाना एक परिवार की तरह हो जाता है। और जिस दिन ये घटना है उस दिन भी हम लोग कहीं ना कहीं साथ में थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही झंझोर देने वाला एक वाकया है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन जो दोषी उसको पकड़कर सही सजा तक पहुंचाए, तब हमें लगेगा कि सही न्याय मिल पाया है। मानस जी, आपका क्या इस पर राय है, इस तरीके से जो मामले घटे? देखिए, कल ही हमारे प्रदेश सदस्य आयुष ठाकुर जी डीजीपी से मिले थे और उन्होंने दबाव भी बनाया था, जिसका नतीजा हुआ कि आज जो है इस पे एक्शन भी हुआ है। और जहां तक ये जो घटना घटी है, ये उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था पुलिस को, लेकिन ये पुलिस का विफलता है। और ऐसा नहीं है, अगर हम सरकार में है और गलत काम होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है उस व्यक्ति की, हम पत्रकार बंधुओं के साथ हैं और जब तक धरना चलेगा हम यहाँ साथ में बैठे रहेंगे। बिल्कुल, कह तो रहे हैं कि साथ में बैठे रहेंगे, लेकिन देखते हैं कब तक रहते हैं और कितना सरकार की तरफ से दबाव बन पाता है। जो सदर थाना के प्रभारी है वो भी आज सौभाग्य से हमारे साथ ही हैं, इस धरने में साथ में आए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बैजनाथ की तरफ से जो दिया गया था, एक तरह से कहें कि एफआईआर के रूप में, तो अगर उस पर त्वरित कार्रवाई होती तो ये घटना घट सकती थी? नहीं, त्वरित कार्रवाई की गई। उस दिन रात में भी छापामारी की गई और हम लोग प्रयास किए और ये दुखद घटना है। हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं और इसका गिरफ्तारी के लिए हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। पकड़ाया नहीं है, लेकिन अनुसंधान के सारे पहलू हम लोग जुटा लिए हैं। उसके विरुद्ध जो साक्ष्य हो सकता है, साक्ष्य हम लोग एकत्रित कर लिए हैं और जो भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज है उसको हम लोग कर लिए हैं और यथाशीघ्र हम लोग गिरफ्तारी के लिए और राज्यों में टीम भी भेजे हैं वरीय पदाधिकारियों के। सना दिया गया था घटना से एक दिन पहले, अगर उसी दिन पुलिस अपना काम कर लेती तो 11 तारीख को ऐसी घटना नहीं घटती। आखिर उस दिन पुलिस क्यों नहीं इस बात को समझी? नहीं, उस दिन भी पुलिस गई थी, उसका खदेड़ा भी गया था, पकड़ नहीं, सब पकड़ाया नहीं, अलग बात है। ये हम लोग ने प्रयास किया था। उनका कहना है कि खदेड़ के भगा दिया गया था, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। अब जिस तरीके से जो ये मामला तूल पकड़ा है और जिस तरीके से जो आंदोलन, ये एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है, लगातार जो क्राइम बीट देखते हैं प्रशांत जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया आप बताइए कि जिस तरीके से हुआ, जो दिया गया था बैजनाथ की तरफ से एक कहें कि एफआईआर के रूप में, तो अगर उस समय कार्रवाई होती तो क्या ये घटना घट सकती थी? 10 तारीख को रात में 10 बजे के तकरीबन ये मामला आया था, जिस समय थाने को सूचना दी गई थी और उस समय पीसीआर और बाकी टीमें वहां गई थी, जैसा कि बैजनाथ ने भी उस दौरान कहा था कि वो लोग, उसके बाद सन्हा भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका भाग जाना और उसके बाद फिर दूसरे दिन घटना करना, तो कहीं न कहीं ये तो निशान सवाल खड़ा करता ही है। बिल्कुल, सवाल तो खड़े करते होते हैं और लाजमी है कि जिस तरीके से उसके तरफ से दिया गया था एक आवेदन, अगर उस आवेदन पे कार्रवाई होता, अगर त्वरित कार्रवाई किया जाता तो कहीं ना कहीं जो है वो आज अपराधी जो होता पुलिस की गिरफ्त में होता और
एक बड़ी घटना जो पत्रकार पे हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं बच जाता। लेकिन फिलहाल जो पत्रकारों का जो मिजाज है वो अभी बिल्कुल आक्रोशित है और कहीं ना कहीं जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये मामला अब शांत होने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि पुलिस इस पर कितनी तत्परता दिखाती है और कितनी जल्दी जो है अपराधी को गिरफ्तार करती है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।